फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा टारगेट है 5000 क्वेश्चंस का है, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस सीरीज के माध्यम से कवर अप हो जाएंगे। 2024 का उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर आपका जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा इस साल के अंत तक, या फिर हम बीईओ की बात करें, तो इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़े इससे पहले बस इतना कहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत आप चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए। इसके अलावा जो भी वीडियोस चैनल पर आए कंप्लीट देखा करिए। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, इन वीडियोस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि अगर कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो उस पर काम किया जा सके। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य इनके द्वारा स्थापित जो 4 मठ हैं ये कौन कौन से हैं? जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशी मठ, प्रयाग, या फिर द्वारका, जोशी मठ, प्रयाग, कांची, या फिर पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, बनारस। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस बुक के लेखक कौन हैं? अब ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, रफ़ीक ज़कारिया हैं, या फिर ये लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर हैं। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, रफ़ीक ज़कारिया। इन्होंने ये बुक लिखी है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? अब ये तिलक, गोखले, नौरोजी हैं, मेहता, तिलक, तैयब जी हैं, या फिर ये मेहता, तेलंग, तैयब जी हैं, या फिर ये नौरोजी, तेलंग और देशमुख हैं। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी, मेहता की, तेलंग की और तैयब जी की, तो इनके पूरे पूरे नाम क्या हैं ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो मेहता का मतलब है आपका फिरोज शाह मेहता, ठीक है। जब हम तेलंग की बात कर रहे हैं तो तेलंग का पूरा नाम क्या है? के तेलंग। और जब हम तैयब जी की बात कर रहे हैं तो ये तो मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा, हम बात कर रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी की, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा आप यहाँ पर एंकर पॉइंट बना सकते हैं, किस तरीके से कि अगर हम बात कर रहे हैं बम्बई त्रिमूर्ति की, तो त्रिमूर्ति में क्या आ रहा है? आपका ता आ रहा है ना। बस तो आपको यही चीज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा ऐसा नाम है जिसके अंदर जो है आपको ता देखने को मिलेगा। चाहे हम मेहता की बात कर लें, चाहे हम तेलंग की बात कर लें, चाहे हम तैयब जी की बात कर लें, तो या तो स्टार्टिंग में या फिर एंड में आपको ता देखने को ज़रूर मिलेगा। अच्छा, वैसे तो तिलक को ही मिलेगा, बट तिलक को यहाँ पर एक्सक्लूड करते हुए चलिएगा, तिलक इसके अंदर शामिल नहीं थे, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम याद कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब ये हम बात कर रहे हैं बम्बई त्रिमूर्ति की, तो इन तीनों लोगों ने मिलकर 1885 में, जब एक टाइम पर आपका कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, सिमिलर ईयर में इन लोगों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया, अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। ये बात जो है किसने कही थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये दिया था डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने। कौन से ईयर में दिया था? ये दिया था आपका 1932 में। अब 1932 जैसे ही आप इसके बारे में सोचते हैं तो एक चीज़ आपको क्लियर होती है कि 1932 का ये वो दौर था जब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा मांग की गई थी कि भाई दलितों को जो है जैसे अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया इसी तरीके से दलितों को भी आरक्षण दिया जाए, ठीक है। तो उसी सिलसिले में जो है डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की आलोचना की थी। जो दलितों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करी गई थी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, तो इसी क्रम में जो है इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की ये स्टेटमेंट देकर आलोचना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि त्रिपुरा की जो देशी रियासतें हैं इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी क्योंकि त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे, बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, राज्य की जनजातियां घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थीं, या फिर पहले से ही कुछ
समूह राजपथ और उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा की जो देशी रियासत थी वो स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई। रीज़न क्या था कि बहुत सारे क्रांतिकारी और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो थे उस टाइम पर वो बंगाल छोड़कर शिफ्ट हो रहे थे त्रिपुरा। उसका कारण ये था कि ब्रिटिश जो सरकार थी बंगाल में क्रांतिकारी समूहों और क्रांतिकारी जो थे उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना रही थी। प्रेशर इन सेंस कि उनको पकड़ा जा रहा था, ठीक है। इस वजह से ये लोग सब बंगाल छोड़कर कहाँ शिफ्ट हो गए, त्रिपुरा। और जब त्रिपुरा शिफ्ट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे क्रांतिकारी एक जगह शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल नहीं होते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी 7 वर्ष, 20 वर्ष, 50 या फिर 70। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, 70 ईयर्स। जब रविंद्रनाथ टैगोर 70 ईयर्स के थे तब ये जो थे एक महान चित्रकार के रूप में उभरे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। बेसिकली ये सारे स्टेटमेंट आपके संत फ्रांसिस जेवियर जो जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उनके बारे में ये स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट यही है कि ये जो थे संत फ्रांसिस जेवियर, ये जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु जो है वो गोवा में हुई थी तथा उन्हें समर्पित एक गिरजाघर यहाँ पर है। तीसरा स्टेटमेंट है कि गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, मतलब इनके सम्मान में एक भोज दिया जाता है हर साल। तो जब हम बात कर रहे हैं संत जो ये आपके फ्रांसिस जेवियर हैं, तो इनके बारे में कुछ एक पॉइंट है जो ईयर वाइज हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बर्थ की। तो इनका जो बर्थ हुआ था, इनकी जो जन्म हुआ था, ये हुआ था आपका 1506 में। कहाँ पर हुआ था? स्पेन में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि इंडिया ये कब आए हैं, इंडिया के बारे में बात करें तो ये 1542 में कहाँ पर पहुँचे? इंडिया मतलब गोवा में पहुँचे थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो है ये फिर चले गए चाइना। 1552 में चाइना चले गए और इनकी जो डेथ हुई है वो भी कहाँ पर हुई है? चाइना में ही हुई है। जब चाइना में इनकी डेथ हो गई उसके बाद फाइनली इनको जो है गोवा लेके आया गया और उसके बाद मतलब गोवा में ही इनका अंतिम संस्कार हुआ और उसमें जो इनका पार्थिव शरीर था उसको गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, एक चर्च है जिसका नाम क्या है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ठीक है। ये जो चर्च थी, इस चर्च में इनको दफनाया गया है, मतलब इनका पार्थिव शरीर जो है वो इसी चर्च में रखा हुआ है। और हर साल जो है इनके भोज मतलब इनके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से देखें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये जेसुइट संघ के जो संस्थापक सदस्य थे उसमें से एक थे, ये बात सही है। इंडिया आए हैं ये 1552 में इंडिया आए हैं गोवा में, और उसके बाद चाइना चले गए थे। चाइना में इनकी डेथ हो गई थी 1552 में। उसके बाद इनको जो गोवा में एक चर्च है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, उस चर्च में इनको लाया गया और वहीं इनको मतलब इनके पार्थिव शरीर को रखा गया। तो इस तरीके से पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तीसरे स्टेटमेंट में जो बात करी जा रही है कि हर साल जो है एक इनके सम्मान में भोज का आयोजन किया जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां जो हैं वो किस परिसर में रखी गई हैं? आगा खां पैलेस में, यरवदा जेल में, अहमदनगर फोर्ट जेल में या फिर अलीपुर सेंट्रल जेल में? तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनकी डेथ कब हुई थी। तो महादेव देसाई की बात करें तो ये जो है 14 और 15 अगस्त 1942 की जो रात्रि थी उस रात को इनकी डेथ हुई है महादेव देसाई की। इसके बाद मतलब महात्मा गांधी से पूछा गया था कि भाई इनका जो पार्थिव शरीर है इसको कहाँ पर रखा जाए, तो इनकी जो समाधि है वो यहीं आगा खां पैलेस में उसको रखा गया है। मतलब समाधि इनकी कहाँ पर है? आगा खां पैलेस में। उसके बाद बात करें कस्तूरबा गांधी की तो 22 फरवरी 1942 को 1944 को कस्तूरबा गांधी इनकी डेथ भी हुई और सेम जगह मतलब आगा खां पैलेस में। उस टाइम पर महात्मा गांधी इनके साथ में ही थे, तो इनकी भी डेथ हुई है,
ठीक है। और इनको भी कहीं कहाँ पर इनकी समाधि बनी, वो आगा खां पैलेस में ही महादेव देसाई की समाधि के पास में। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि कस्तूरबा और महादेव देसाई इन दोनों की समाधियाँ कहाँ पर हैं, आगा खां पैलेस में है। महादेव देसाई की डेथ हुई है आपकी 14-15 अगस्त 1942 को, जबकि कस्तूरबा गांधी इनकी डेथ हुई है आपकी 22 फरवरी 1944 को। ये दोनों ही ईयर पर्टिकुलरली ये जो डेट ऑफ डेथ है इसको आपको ज़रूर याद रखना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। अब ये सी राजगोपालाचारी हैं, ये आपके पट्टाभी सीतारमैया हैं, या फिर ये सरदार पटेल हैं। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, पट्टाभी सीतारमैया। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये प्रोफेशन वाइज क्या थे, तो ये एक चिकित्सक थे। ये आपसे हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, क्योंकि अब जैसा पैटर्न आया है उसमें क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा इन डेप्थ पूछे जा रहे हैं। तो अलग अलग यहाँ पर आपको लीडर्स के नाम दे के आपसे पूछा जा सकता है कि बाय प्रोफेशन ये लोग क्या थे। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा इनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1939 में ये जो है सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट चुनाव इन्होंने लड़ा था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, और ये उसमें हार गए थे। ये दोनों पॉइंट पट्टाभी सीतारमैया के बारे में इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद मूव ऑन करें आज के आखिरी क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में उपनिवेश काल में विटली आयोग इसको गठित करने का क्या उद्देश्य था। तो सबसे पहली बात तो ये कि कौन से ईयर में इसको जो है गठित करा गया। तो 1929 में जो है इस आयोग की नियुक्ति करी गई। पर्पस ये था कि इंडिया में जो आपका इंडस्ट्रियल वर्कशॉप हैं और जो बागान हैं उसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं, उसमें जो कार्यकर्ता हैं वो जो काम कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी सामाजिक परिस्थिति कैसी है, मतलब किस तरीके की लाइफ वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं, और जो उनको जो एम्प्लॉयर है वो जो है, और जो एम्प्लॉई है मतलब जिनकी नियुक्तियां की जा रही हैं और जो नियोक्ता हैं, इनके बीच में रिलेशन किस तरीके का, इस पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए विटली आयोग को गठित करा गया था 1929 में। तो इन शॉर्ट कहें तो इसमें बात ये हुई थी कि जो भी इंडियंस जो हैं जिनको काम करवाया जा रहा है इंडस्ट्रियल वर्कशॉप में और अलग अलग बागानों में, तो उनकी स्थिति कैसी है, और उनमें और जो उनको नियुक्त कर रहा है जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में कैसा रिलेशन बिल्ड हुआ है। इसके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए जो है विटली आयोग का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1929 में। तो ये ईयर ज़रूर याद रखना है 1929, और पर्पस भी याद रखना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। दैट वाज द रीज़न टू अपॉइंट विटली कमीशन। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग प्लेलिस्ट जाइए और प्रीवियस जितने वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।